हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सिन्हा आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक वायरस को लेकर आया हूं। आइए जानते हैं इस वायरस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं और वायरस क्या है। सबसे पहला चीज, जैसे ही मैं वायरस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये एक ऐसा वर्ड है जो एक संक्रमण, दैट मीन्स एक से दूसरे के बीच फैलने वाली संक्रमण के तौर पर वायरस को जाना जाता है। इस वायरस को लेकर दुनिया में पहली बार एक व्यक्ति जिनका नाम है इवानोवस्की, दुनिया के पहले व्यक्ति जिनका नाम है इवानोवस्की, इवानोवस्की ने इससे पहली बार एक पौधा तंबाकू तंबाकू के पत्तियों में इन्होंने ये पाया था कि चितकाबर स्वरूप के खेत में कुछ तंबाकू के पौधे के पत्तियों में ये चीज इन्हें दिखा था कि पत्तियां चितकाबर जैसे दिख रही थी। देखते ही देखते पूरी तरीके से पूरे खेत में जितने भी तंबाकू के पौधे थे उसमें उस तरह के डिजीज आने शुरू हो गए, जिससे इन्होंने एक नाम दिया था मौजेक रोग। याद रखना, क्या? मौजेक रोग। पहली बार इवानोवस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी किस स्वरूप में? तंबाकू के मौजेक रोग के तौर पर। हम कई बार एग्जामिनेशनों में पूछा जाता है कि विषाणु या वायरस के पिता कौन थे, तो याद रखिएगा कौन है? इवानोवस्की। इन्होंने 1892 में, अगर कालखंड पूछा जाए तो याद रखना 1892 में सबसे पहली बार इनके द्वारा वायरस की खोज की गई थी तंबाकू के मौजेक रोग के माध्यम से। आने वाले समय में समय बदलता गया और कई पौधों में इस तरह की समस्या देखना आरंभ हुआ और तंबाकू के अलावे कई ऐसे प्लांट भी रहे जिनमें इस तरह के रोग आरंभ हुए। तंबाकू के मौजिक रोग के बाद ही जब ये फैलना शुरू हुआ कि भाई एक के बाद एक तमाम पौधों के साथ इस तरह की स्थितियां चली आ रही है, तो एक व्यक्ति जिन्हें हम बिजेरिक के नाम से जानते हैं, बिजेरिक के द्वारा पहली बार यह कहा गया कि भाई ये एक संक्रमित रोग है जो एक के माध्यम से दूसरे तक पहुंचता है, और इन्होंने इस चीज के लिए पहली बार यह कहा कि यह एक जीवित तरल संक्रमण है, जीवित तरल संक्रमण के नाम से जाना जाता है। कई पुस्तकों में इसे एक और नाम दिया जाता है जिन्हें कहते हैं हम लोग कान्हेजियम वाइनस फ्लोराइड्स। ठीक है, बिजेरिक के द्वारा। इसके बाद 18, ध्यान देना डेट को, 1892 में इवानोवस्की ने खोज किया और 1898 में, या डेट याद रखना, कई बार हो सकता है पूछ देता है कब किया गया था। ठीक है, तो 1898 में बिजेरिक के द्वारा पहली बार इस प्रकार के जो मौजिक रोग थे उन तमाम मौजिक रोगों को उन्होंने नाम दिया जीवित तरल संक्रमण। एक ऐसा वर्ड कि जो पूरी तरीके से स्पर्श होने के साथ ही एक के बाद एक और एक के बाद एक पर फैलता चला जाता है, जिन्हें कान्हेजियम वाइनस फ्लोराइड्स के नाम से भी जाना गया। जैसे जैसे समय बदला, आने वाले कालखंड में एक साइंटिस्ट जिन्हें हम डब्ल्यू स्टेनले के नाम से जानते हैं, उन्होंने डब्ल्यू स्टेनले नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1935 में इसके स्वरूप को दर्शाया है। 1935 में, स्टूडेंट्स याद रखना, 1935 में डब्ल्यू स्टेनले ने वायरस के स्वरूप को दर्शाया और उन्होंने पहली बार ये कहा
कि जीवित तरल संक्रामक के रूप में है तो है, लेकिन इसे एक रूप दिया जिसे कहा गया कि भाई ये क्रिस्टल जैसा दिखाई पड़ता है। इसके लिए एक शब्द दिया गया कि ये क्रिस्टल जैसा है। क्या बोला गया कि ये एक क्रिस्टल के जैसा है। क्रिस्टल के स्वरूप में होने के कारण ही इन्हें प्रमाणित भी इनके द्वारा किया गया और इसी वजह से 1948 को इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1948 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। इस नोबेल पुरस्कार के उपरांत जो है इनके द्वारा नोबेल पुरस्कार क्रिस्टल के रूप में होने के वजह से दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने एक शब्द और भी कहा कि ये पूरी तरीके से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाता है जो मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है। क्या है, याद रखना कि डब्ल्यू स्टैनले के द्वारा क्रिस्टल जैसा बताया गया और ये मुख्यतः प्रोटीन से बना हुआ रहता है। जिस चीज को इनके द्वारा दिखाया गया था, किनके द्वारा, डब्ल्यू स्टैनले के द्वारा। कब दिखाया गया था, याद रखना डेट को, 1935 में क्रिस्टल के रूप में बताया गया और इसे प्रोटीन का बना हुआ इन्होंने बताया और इसी कारण से इन्हें 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस दैट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, हम बात करेंगे विषाणु की संरचना क्या है। कहा जाता है विषाणु वायरस अति सूक्ष्म कण के रूप में होते हैं, काफी छोटा, इस हद तक छोटा कि इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। अति सूक्ष्म कण, एक माइक्रोसेप के तौर पर इसे देखा जाता है और इसे देखने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है इसे देखने के लिए। कहा जाता है विषाणु के शेप की जब बात हो रही हो तो विषाणु का शेप कई स्वरूप में होता है। जैसे ये गोलाकार के तौर पर भी होता है। इसके अलावा ये जो है घनाकार, दैट मीन्स इस स्वरूप का भी पाया जाता है। इसके अलावा कई और भी स्वरूप जो हैं वो इस हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे क्या कि यहाँ पे इसका संरचना जो है वो या तो गोलाकार होता है या फिर घन आकार का होता है। इसके अलावा इसकी और भी कई स्वरूप हैं जिनमें एक स्वरूप हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन्स के किस्म का भी ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोलाकार, घनाकार या फिर पॉलीगॉन्स के शेप में भी ये हो सकता है।
इस आकार का भी वायरस जो है वो हो सकता है। लेकिन ये ध्यान देना, ये सारा वायरस इस हद तक मिनिमम इस सूक्ष्म तरीके से होता है जो केवल और केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। आप इसका आकार की जब बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 20 से 80 माइक्रो के रूप में पाया जाता है। आप सोच सकते हो 20 से 80 माइक्रोसेप के रूप में ये होता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर जो है वो जो लेयर बना होता है वो लेयर पूरी तरीके से केवल और केवल प्रोटीन का स्ट्रक्चर के तौर पर होता है। इसके चारों ओर केवल प्रोटीन होता है। चूंकि ध्यान देना कि इसमें अन्य किसी प्रकार की कोशिकाओं की बात नहीं की जा सकती है, अर्थात इसके अंदर कोशिकाओं में हम बात कर रहे हूं तो ना ही इसकी कोशिका में, हम जानते हैं लास्ट वीडियो के अनुसार कि भाई कोशिकाएं जो है वो दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। याद रखिएगा वायरस में कोई भी कोशिका नहीं होती है, इसका निर्माण में कोशिकाओं का रोल नहीं होता है। दैट मीन्स ये ना तो प्रोकैरियोटिक होता है और ना ही यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात मैं करूं या फिर मैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूं, ये दोनों में से कोई भी कोशिका इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। याद रखना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोई भी कोशिका इसमें नहीं पाया जाता है। इसकी संरचना में, इसके बाहरी आवरण में जो है वो केवल और केवल प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। और इस प्रोटीन की अधिकता इसके चारों ओर जो प्रोटीन से जो कवर्ड किया होता है, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन आ चुका है मैं जो बोल रहा हूं, प्रोटीन की चारों ओर से जो कवर्ड की जाती है इसे एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वायरस के चारों ओर प्रोटीन का को कवर किया हुआ होता है जिसे कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का कवर्ड कैप्सिड कहलाता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में आ चुका है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके बाद इसके अन्य स्वरूपों की। इनमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि ना ही यूकैरियोटिक पाया जाता है और ना ही प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। ये क्लियर हो गया कि भाई इसमें प्रोटीन का कवर्ड होता है जो कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें एक और पदार्थ पाए जाते हैं जो अनुवांशिक पदार्थ के तौर पर जाना जाता है। दैट मीन्स वायरस में अनुवांशिक पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। हम जानते हैं अनुवांशिक पदार्थ की जब मैं बात कर रहा हूं तो अनुवांशिक पदार्थों के तौर पर दो नाम आता है, एक डीएनए का और दूसरा आरएनए का। ठीक है, या तो डीएनए की बात होती है या फिर आरएनए नामक पदार्थ की बात की जाती है। ध्यान रखिएगा इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं डीएनए या आरएनए। कई बार डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड में पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड में पाया जाता है, और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड में पाया जाता है। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है कि भाई डीएनए किस स्टैंडर्ड में होता है। तो अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड में होगा तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड के तौर पर पाया जाता है। ठीक है, पदार्थों की मैं बात कर रहा था कि भाई इसमें कोशिकाएं नहीं है। दैट मीन्स ना यूकैरियोटिक है और ना प्रोकैरियोटिक है। याद रखिएगा ना ही यूकैरियोटिक पाया जाता है और ना ही प्रोकैरियोटिक जो है वो पाया जाता है। हाँ, इसमें पदार्थों की बात हो रही हो तो इसमें दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला पदार्थ मैंने कहा कि भाई एक जो है प्रोटीन, एक जो है प्रोटीन, प्रोटीन का खोल जो पूरी तरीके से कैप्सिड कहलाता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और दूसरा मैंने कहा कि इसमें डीएनए पाया जाता है। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं अगले चीजों का कि भाई पौधों में कौन कौन सा वायरस होता है। ठीक है, अब मैं चर्चा करूंगा पादप वायरस की। दैट मीन्स प्लांट वायरस।
ध्यान दीजिएगा, किस किस पौधों में वायरस जनित रोग होते हैं। इसमें याद रखिएगा, तंबाकू में, क्योंकि हमने देखा ही कि तंबाकू से तो खोजा ही गया था वायरस को। गन्ना में, ककड़ी में, लौकी में, टमाटर में, गोभी में, आलू में इत्यादि। कई ऐसे पौधे हैं जिनमें वायरस जो है पाया जाता है। तो इन तमाम चीजों में जो वायरस पाया जाता है, याद रखिएगा, उस वायरस के लिए मैंने एक नाम आरंभ में ही कहा था, तंबाकू के साथ के लिए, जो कहलाता था मौजेक रोग। और मैंने मौजेक रोग की पहचान भी आपको बताई कि भाई चितकाबर जैसा पत्तों में होना आरंभ हो जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि आज तक भारत में कौन कौन से ऐसे वायरस के रोग रहे जो भारत के पौधों में हुए हैं। जिनमें मैं बात करूंगा, एक रोग वायरस के साथ जो हुआ था, वो आलू के पौधों में एक रोग हुआ था, जिस रोग को लीफ रोल कहा गया है। ठीक है, वायरस में, आलू में जो वायरस से जो रोग हुआ उसे क्या कहा गया? लीफ रोल कहा गया। इसके अलावा टमाटर में भी एक रोग हुआ था, टमाटर में एक रोग हुआ जिसे कहा गया पूरी तरीके से लीफ कर्ल। लीफ कर्ल के नाम से इसे जाना गया। भिंडी में पीत सिरा, भिंडी में पीत सिरा के नाम से जाना गया। तो कई ऐसे चीजें जो मौजिक रोग तो थे ही थे, लेकिन उनको अलग अलग नाम दिया गया। आलू में कौन सा मौजिक रोग रखा गया? लीफ रोल मौजिक रोग। टमाटर में लीफ कर्ल मौजिक रोग, और भिंडी में पीत सिरा मौजिक रोग के नाम से इसे बताया गया था। साथ ही साथ कुछ चीजें और भी, जैसे पौधों में कई रोग और भी आते हैं जिनमें हम लोग ये कह सकते हैं कि पौधों में पीलिया हो गया हो, या झुर्रियां या चितकाबर जैसी चीजें होनी शुरू हो गई है। बेसिकली ध्यान रखना कि ये पूरी तरीके से ये जो रोग होते हैं वो रस के द्वारा, स्पर्श के द्वारा इस तरह के रोग होते हैं। कौन कौन सा? झुर्रियां लग जाएंगे पत्तियों में, या फिर कहा जा सकता है पिलियां लग गई, पिलिया हो जाए, या चितकाबर तमाम पौधों के पत्ते हो जाए। ये मुख्य तौर पे इसके होने के पीछे का दो ही कारण होगा, एक रस के द्वारा ये होता है और दूसरा स्पर्श के द्वारा ये होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेचर ऑफ वायरस की। ठीक है, अभी मैंने देखा क्या कि पादप में कौन कौन से वायरस से क्या क्या रोग होते हैं। तो मौजिक रोग तो कॉमन है, लेकिन मौजिक रोग में अगर ये पूछा जाए कि आलू में कौन सा मौजिक रोग हुआ था भाई, तो लीफ रोल भारत के लिए। टमाटर में कौन सा हुआ था? तो लीफ कर्ल। और भिंडी में कौन सा हुआ था? तो पीत सिरा जैसे रोग हुए थे। अब मैं बात करने जा रहा हूं वायरस का एक्टिविटीज और उसका नेचर्स क्या है, वायरस की प्रकृति। वायरस की प्रकृति, नेचर ऑफ वायरस। ठीक है, एक चीज ध्यान देना कि वायरस दोनों लक्षणों में पाए जाते हैं। अर्थात ये हुआ कि ये वायरस जो है वो निर्जीव भी होता है और वायरस जो है वो सजीव भी होता है। ठीक है, वायरस की नेचर की मैं बात कर रहा हूं, तो वायरस निर्जीव भी होता है और वायरस सजीव भी होता है। ध्यान देना, जब वायरस डीएक्टिवेट अवस्था में होता है, आमतौर पे वायरस के लिए एक शब्द कहा जाता है कि वायरस निर्जीव अवस्था में है। तो वायरस जब डीएक्टिवेट रहता है, वायरस जब डीएक्टिवेट रहता है तो उस क्रम को हम लोग वायरस ना कहकर वहां पे एक नाम देते हैं, विरियॉन। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आ चुका है कि वायरस डीएक्टिवेट मतलब निष्क्रिय अवस्था में क्या कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वायरस निष्क्रिय, डीएक्टिवेट दैट मींस क्या हो गया कि वायरस निष्क्रिय अवस्था में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है?
विरियॉन कहलाता है। याद रखेंगे ना, कई बार क्वेश्चन आया होगा वायरस निष्क्रिय अवस्था में क्या कहलाता है, तो वायरस निष्क्रिय अवस्था में विरियॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करता है या किसी हिस्से के साथ उसको प्रवेश किया करवाया जाता है, तो उस केस में ये जो है वायरस की भूमिका में चला आता है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा वायरस का जो नेचर है वो सजीव और निर्जीव दोनों लक्षणों में होता है। निर्जीव की मैं बात करूंगा तो वायरस जो है वो क्रिस्टल के तौर पर वायरस क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है और वायरस में श्वसन नहीं होता है। वायरस में श्वसन नहीं होता है। हालांकि और भी कई कंडीशंस होते हैं, जैसे बहुत विशिष्ट अवस्थाओं में वायरस को रखा जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे दो याद रखना कि वायरस क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है और वायरस जो है वो श्वसन नहीं करता है। जैसे मैं सजीव की बात करूंगा तो याद रखना वायरस जनन कर सकता है, अर्थात अपनी संख्या को वो बढ़ा सकता है। चूंकि मैंने भी तुरंत कहा था कि वायरस में डीएनए और आरएनए नामक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, वायरस जो है वो जनन कर सकता है। इसके अलावा वायरस में उत्परिवर्तन की क्षमता भी मौजूद होती है। वायरस में उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। डेट मीन्स वो पूरी तरीके से अपने न्यूट्रिशंस वगैरह को बढ़ा सकता है और मैनेज कर सकता है। ठीक है, ये मैंने वायरस की प्रकृति को देखा। स्टूडेंट्स, वायरस को लेकर हम लोगों के मन में केवल इतना ही रहता है कि वायरस भाई बीमार करता है। बिल्कुल सही है, वायरस डिजीज जो होते हैं काफी खतरनाक होते हैं और अभी वर्तमान समय में तो कोविड-19 को देखा ही जा रहा है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वायरस से कुछ फायदा भी पहुंचता है। आइए चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं डिजीज ऑफ वायरस की बातों को रखूंगा। ठीक है, स्टूडेंट्स, मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस लॉकडाउन में आप तमाम स्टूडेंट्स का क्लासेस, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए मैं लगातार आप लोगों के बीच क्लासेस को लेकर आ रहा हूं। आप लोगों से एक सहयोग चाहता हूं कि इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि इस लॉकडाउन में सभी बच्चे घर पर हैं और उनकी पढ़ाई बाधित हो रही हो। इसके वजह से कोशिश करना है हमें और आपको मिलकर कि घर पे भी रह के वो तमाम स्टूडेंट्स पढ़ पाएं और अपनी स्टडी को बेहतर बना पाएं। ठीक है, मैं बात कर रहा था क्या, वायरस से होने वाले लाभ। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वायरस से लाभ होता है। जैसे मैं और आप अभी चर्चा किए हैं कि वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों गुण हैं। वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों गुण होते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि जैव विकास के अध्ययन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों गुण होते हैं, जिसके कारण जैव विकास के अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला लाभ हमको ये दिखा। दूसरा लाभ ये है कि विषाणु, हम जानते हैं कि पानी में कई चीजें ऐसी होती है जो, जैसे हमने पढ़ा था शैवाल वगैरह को, कि भाई पानी में होता है और पानी को वो खराब करता है। कई जीवाणु भोजी पानी में मौजूद होते हैं। पानी में कई जीवाणु भोजी पानी को नष्ट करते हैं, लेकिन उसे
वायरस जो है पानी में सड़ने से उन जीवाणु भोजियों को रोकता है। वायरस उसे सड़ने से रोकता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि वायरस जो है एक सुरक्षा कवच के तरीके से पानी को शुद्ध करने की भूमिका को निभाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने उस समय भी देखा था जब मैं सवाल पढ़ रहा था जिसमें मैंने कहा था BGA, दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गाई, नील हरित शैवाल के सफाई में वायरस जो है पानी में पाया जाता है। इसकी सफाई में वायरस जो है वो सहायक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वायरस के होने वाले लाभ क्या क्या हैं? सजीव और निर्जीव दोनों गुण हैं जिसकी वजह से जैव विकास अध्ययन किया जाता है। पानी में कई जीवाणु भोजी जो पानी को सड़ाते हैं उन्हें नष्ट करने में वायरस सहायक होता है। और BGA जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं उनकी सफाई में वायरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों आज इतना ही रोका जाएगा और नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का जो होगा उसमें वायरस से होने वाले डिजीज और उसके लक्षण के बारे में चर्चा की जाएगी और इसमें कोविड-19 को भी शामिल किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। घर पे रहकर मन से मेहनत करो और काफी अच्छा कर सकते हो आप। यू कैन डू इट, क्योंकि इंसान दुनिया में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। आप विद्यार्थी हो, आपका एक ही कर्म है जमकर मेहनत करना और एक अच्छा मार्ग को प्रशस्त कर सेटल्ड होना काफी मायने रखता है आपके लिए। आप जमकर मेहनत करो, आने वाले समय में कई एग्जामिनेशन हॉल आपका इंतजार कर रहे हैं और उसमें आप बेहतर कर सकते हो। अपने माइंड को सेट करो कि यू कैन डू इट और आप करोगे, बिल्कुल करोगे, क्योंकि जो करते हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं और आप भी स्टूडेंट हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से सही दिशा में लगाओ और जमकर मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।